हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चा। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट है? हाँ। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी भाई। कल है, ठीक है, साल खत्म होने वाला है। कैसा गया तुम सबका ये साल 2021? 2021 कैसा गया, ये बताओ। अच्छा, चलो पहले ये बताओ कैसा गया 2021 तुम लोग का। मस्त गया। अरे वाह यार, चल कोई तो है जो मस्त कहा है 2021। मैम आज मेरी पहली क्लास है संजय बेटा, ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हो। मेरी तो 7वीं 8वीं क्लास है ना। मैम बहुत ज़्यादा बेकार। ओके ओके। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खास, कुछ स्पेशल जो तुम्हारा 2021 में हुआ? हाँ। एक्स्ट्रा खास मतलब कोरोना के टाइम क्या ही खास होगा, लेकिन समझो मतलब किसी को कोई गर्लफ्रेंड मिली, किसी को कोई बॉयफ्रेंड मिला, किसी को पति मिला, किसी को हस्बैंड मिला, ऐसा कुछ खास हुआ जिंदगी में तुम्हारे? मतलब ऐसा मैं पूछ रही हूँ, जस्ट आस्किंग, अगर बताना चाहो तो। ऐसे मतलब कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहो तो मतलब क्या बात है? हाँ? मैम चारों तरफ कोरा ही कोरा, हाँ। एक कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। तुम्हारे दर्द में हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारे दर्द में हम तुम्हारे साथ हैं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। इतने पहले इतने सीरियस पढ़ाई की नहीं गई, अच्छा चलो ठीक है। आप जैसा गुरु मिला मैम जी, अरे रे 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 रे। यार ये तो मतलब बहुत वैसा कमेंट हो गया मेरे लिए, मतलब अच्छा, मतलब अगर मीन करते हो तो मतलब ओवरवेल्म्ड हो गई मैं। मुझे मिला जीएफ, मुझे मिला जीएफ, मिली जीएफ? कैसी बात कर रहे हो, मुझे मिला जीएफ? जीएफ में मिलता नहीं है, मिलती है। थैंक यू रोशे। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू बच्चा। अरे एक बच्चा लिखा मुझे जीएफ मिला, अब मिला थोड़ी ना होता है जीएफ, जीएफ तो मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने नए सब लगाओ कर दिया है, मिला मिली सब, हाँ ये बात भी है, ठीक है चलो कोई। अरे वो तो पर्सनल वो है, प्रेफरेंसेस है भाई। चलो। चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, कल की क्लास ये मैंने जानबूझ के कल वाली क्लास ही पीपीटी लगाई है क्योंकि इसी के आगे कंटिन्यू करना था मुझे। तो कल वाली क्लास की ही मैंने पीपीटी लगाई हुई है। पहले तो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट रहा कल की क्लास में? चलो वापस आते हैं पढ़ाई में, बहुत हो गया बातें। अब वापस आते हैं पढ़ाई में। चलो बताओ, क्या इसमें किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट तो नहीं रह गया? नहीं। आज शाम को वैसे तुम लोगों को बढ़ा दूं मैं, ठीक है? अ, आज शाम को जो है मेरा लाइव इंटरेक्शन होगा मेरे चैनल पे, ठीक है, आफरीन नस्बत में। तो 9 बजे जो है लाइव इंटरेक्शन, ऐसी फन सेशन होगा, बातें करेंगे हम। 2021 डिस्कस करेंगे, किसको क्या मिला उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसकी गर्लफ्रेंड गई, किसकी गर्लफ्रेंड आई, किसको क्या मिला, क्या हमने किया। और कुछ सीरियस टॉपिक में भी डिस्कशन करेंगे, मतलब ऐसे फन सेशन, एक लाइव इंटरेक्शन सेशन है। ठीक है, 9 बजे रात में। तो उसको अटेंड करना, ठीक है? उसको अटेंड करना मत भूलना, मजा आएगा तुम सबको भी। ठीक है। मैम यू हैव ऑल्सो गॉट अ ग्रेट हस्बैंड। हाँ खैर, बट तुमको कैसे पता मेरा हस्बैंड ग्रेट है? अभी तक तो मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है, तुमको कैसे पता चला? हम्म।
चलो चलो, तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो कल की क्लास एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन यानी लगातार चीजों की कीमतों का बढ़ना जिसके कारण हमारी खरीदने की शक्ति का कम हो जाना, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है डिफ्लेशन, लगातार चीजों की कीमतों का घटना, ठीक है, लगातार चीजों की कीमतों का घटना जिसके कारण खरीदने की शक्ति का बढ़ जाना, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन यानी अपस्फीति। रिसेशन यानी क्या होता है, जब चीजें सस्ती होने के बावजूद भी डिमांड की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी हो, तो दैट इज नोन एज रिसेशन यानी मंदी। और रिसेशन खास बात यह है कि इंडिया के फ्यू सेक्टर पे हिट करता है। डिसइंफ्लेशन यानी जानबूझकर तरलता को घटाने की कोशिश करी जा रही है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, तो उस कंडीशन को हम डिफ्लेशन कहेंगे, डिसइंफ्लेशन कहेंगे। डिप्रेशन, जब रिसेशन हर एक सेक्टर पे एक साथ हिट कर जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे। रिफ्लेशन, तरलता जानबूझकर बढ़ाई जा रही है ताकि रिसेशन को कवर अप किया जा सके, ठीक है, डन, ओके। अब यहां पर देखो, इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी भागती हुई महंगाई। एक हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन, एक हम पढ़ेंगे हाइपर इन्फ्लेशन यानी भागती हुई महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन शब्द का मतलब क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन शब्द का मतलब ये है हमारे अर्थव्यवस्था में बच्चे जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, जैसे तुमने पढ़ा था अगर पैसा कम हो रहा है तो रिसेशन आ रहा है, बताया था ना मैंने, पैसा कम हो रहा है तो रिसेशन आ रहा है, और अगर पैसा कम होते होते बहुत कम हो गया तो मार्केट में क्या आ रहा है, तो मार्केट में आ रहा है डिप्रेशन। इसी तरीके से अगर पैसा बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी में आ रहा है इन्फ्लेशन। लेकिन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पैसा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, तब हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, तब हमारी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी। यानी पैसा कम हो रहा है तो रिसेशन, बहुत कम हो रहा है तो डिप्रेशन, लेकिन पैसा बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन आएगा, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया तो हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब भागती हुई महंगाई में तुम ऐसा इमेजिन करो लोगों के पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो जिसकी कोई लिमिट ना हो। यानी सबसे पहला फीचर इज मार्केट में बेहद लिक्विडिटी होगी, यानी लिक्विडिटी इज वेरी हाई। मार्केट में तरलता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बाजार में एक्सट्रीम तरलता मौजूद होगी, ठीक है, डन। अच्छा, अब यहां पर देखो ध्यान से, पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, इतना ज्यादा पैसा है तो इसका असर चीजों में पड़ेगा या नहीं? इतना ज्यादा पैसा है तो इसका असर बाजार के लिक्विड्स पर या प्रोडक्शन पर या फिर आप कह सकते हो सप्लाई पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पैसा इतना ज्यादा है तो बाजार में लिक्विड्स यानी चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी? भाई अगर यहां पर हम देखेंगे, अक्सर तुम लोग क्या कहते हो, मैम बाजार में जब इतना पैसा होगा तो बाजार में क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा कहते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन बाजार के लिक्विड्स यानी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत कम, कम नहीं बहुत कम, यानी बाजार में गिनी चुनी चीजें मौजूद होंगी, यानी समझ लो शेल्फ्स खाली हो जाती हैं। पैसा ज्यादा होने से लिक्विड्स बढ़ते नहीं है बल्कि लिक्विड्स बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? अच्छा एक बात सोचो, मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूं, एक बात सोचो, तुम सब यहां मुझसे पढ़ने आते हो है ना भाई, इतनी ठंडी है,
मैं समझ सकती हूँ रजाई से निकलना कितना मुश्किल होता होगा तुम सबके लिए, ठीक है। तुम सब उठते हो, ऊपर से इकोनॉमिक्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट यहाँ मुझसे पढ़ने आते हो। अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहते हो या तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मैम एग्जाम क्लियर करना है। अच्छा, एग्जाम क्यों क्लियर करना चाहते हो? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैम हमें पैसा कमाना है ना। आखिरी काम क्या होता है? लोग मेहनत मशक्कत क्यों करते हैं? क्यों वो भाग रहे हैं? क्यों वो काम कर रहे हैं? क्यों वो इधर उधर चल रहे हैं? क्यों वो अपने हाथ पैर हिला रहे हैं? वाई? बिकॉज दे ऑल नीड मनी। हमको सबको पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसा कमाना की जरूरत पड़ी है ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना। अच्छा एक बात सोचो, मान लो तुम सारे के सारे बच्चों के घर में इतना पैसा हो जाए, इतना पैसा हो जाए जिसकी कोई लिमिट ना हो, बैग भर भर के पैसा रखा है तुम्हारे पास, तुम रजाई से अपना मुंह निकालोगे, देखोगे हाय इतना पैसा, अभी तो ये वाला बैग भी पड़ा है, ये वाला भी बैग पड़ा है, अभी तो हमने कुछ खर्च नहीं किया, फिर रजाई में मुंह डाल के सो जाओगे। यानी इतना पैसा होएगा तो क्या तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, और तुम आके मुझसे यहाँ पर पढ़ोगे भी नहीं, ऐसा होता है। अच्छा सोचो, अब मुझे मेरी बात करो, अब मैं भी यहाँ पर भाई जैसी तुम हो वैसे मैं हूँ भाई, मैं भी सुबह उठती हूँ, सुबह से क्लासेस लेना शुरू कर देती हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ। वाई? क्योंकि भाई मुझे भी तो जरूरत है, मुझे भी तो पैसा कमाना है। अब सोचो मेरे घर में ट्रक भर भर के पैसा हो, जलो नहीं। अभी मैंने तुमको कहा था तुम्हारे घर में पैसा है तो मैं तो नहीं जली थी। अब मेरे घर में समझो ट्रक भर के पैसा हो, ठीक है। अब मैं भी देखूंगी कि हाँ ये देखो कि इतना पैसा, फिर मैं चद्दर में मुंह डाल के नहीं सो जाऊंगी। क्योंकि अगर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है तो मुझे पढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, मैं सोचूंगी क्या करूंगी पढ़ाकर। अरे इतना पैसा है मैं क्या करूंगी पढ़ाकर, नहीं। अच्छा सोचो, कोई ट्रक वाला ड्राइवर है, वो ट्रक चला रहा है, रात भर ट्रक चलाते हैं, क्यों? वाई? बिकॉज ही नीड्स मनी। अगर उसके पास भी ट्रक भर भर के पैसा रखा हो, क्या वो ट्रक चलाएगा? कभी नहीं। हमारे घर में हाउस हेल्पर्स, काम वालियां काम करने आती हैं, क्यों? बिकॉज उनको पैसों की जरूरत है। अब सोचो उनके पास इतना पैसा हो जाए, क्या वो हमारे घर में काम करने आएंगी? नहीं, वो कहेंगे मैडम आप हमारे घर में आ जाइए काम करने, हमारे पास भी तो बहुत पैसा है। यही होगा, बिकॉज जब पैसा इतना ज्यादा हो जाएगा तो लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लोग काम करना बंद कर देंगे। ट्रक वाला ट्रक नहीं चला रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेबर मजदूरी नहीं करेगा, सब अपने घर में आराम से बैठे, क्योंकि नो वन नीड्स मनी। किसी को पैसों की जरूरत नहीं है। तो जब किसी को पैसों की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन ठप पड़ा है, प्रोडक्शन बंद है, बाजार में गुड्स तेजी से खर्चा हो रहे जो है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग उसको खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है वो तेजी से खर्चा हो रहे हैं, और नए बन नहीं रहे क्योंकि कोई काम नहीं करना चाह रहा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि चीजें कम होते होते क्या हो जाएंगी? बहुत कम। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चीजें कम होते होते क्या हो जाएंगी? बहुत कम हो जाएगी। यानी पैसा लिमिट से ज्यादा है और चीजें क्या हो जाएगी? लिमिट से कम। और चीजें जितना कम हो जाएंगी, चीजें उतनी महंगी हो जाएंगी। यानी बाजार की परचेसिंग पावर भी क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली निल। क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? ना के बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। यानी समझ लो जब बाजार में 2000%, 3000% महंगाई हो। ये महंगाई की कंडीशन ऐसी होती है कि अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हिट किया था, तो कहा जाता है वहां पर ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लोगों के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था, और चीजें ना के बराबर मौजूद थी। यानी लोगों को सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस, एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए उन्हें एक बैग भर के पैसा देना पड़ रहा था। यानी तुम एक फुल अमाउंट, फुल हीप ऑफ बैग दे रहे हो मनी का टू बाय ओनली वन स्लाइस। यानी एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए तुम बैग भर के पैसा दे रहे हो। दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अनाप शनाप पैसा है, बाजार में खूब सारा पैसा है, लेकिन चीजें ना के बराबर है। पैसा खा के तो हम पेट नहीं भर सकते। बाजार में जो चीजें गिनी चुनी है वो इतनी महंगी हो जाए, इतनी महंगी हो जाए कि आपकी परचेसिंग पावर अप्रोक्सीमेटली निल
के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, डन, समझ में आया? ओके, तो यहां पर मैंने देखो आपको कुछ कंडीशन पढ़ाई हमने, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, सारी कंडीशन पढ़ी। अगर मैं पूछूं हमारे इंडिया में कौन सी कंडीशन है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि हमारे इंडिया में कौन सी कंडीशन है, क्या आंसर दोगे? अगर मैं पूछूं कि हमारे भारत में कौन सी कंडीशन है, तो क्या आंसर दोगे? इंडिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, तो क्या आंसर दोगे? ओके, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा बताओ, हमारे इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन था? भाई इतना पैसा तो हमने देखा नहीं हमारे इंडिया में, भाई हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में बताओ, अच्छा डिप्रेशन है, महामंदी चल रही है? हमारे इंडिया में डिप्रेशन है, महामंदी चल रही है? नहीं चल रही है, डिप्रेशन भी नहीं है। हमारे इंडिया में रिसेशन है, मंदी चल रही है? बिल्कुल, कुछ सेक्टर्स तो रिसेशन में रहते ही है ना, जैसे शेयर मार्केट बिजनेस कभी कभी रिसेशन में चला जाता है। इंडिया के फ्यू सेक्टर्स रिसेशन में जाते रहते हैं, तो यस रिसेशन है। ओके, अच्छा बताओ, इन्फ्लेशन है हमारे इंडिया में या डिफ्लेशन है? तो चीजें सस्ती तो नहीं है, ऑब्वियसली चीजें महंगी चल रही हैं, तो इन्फ्लेशन भी है। यानी अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में तुम कह सकते हो कि मैम इन्फ्लेशन भी है, हमारे इंडिया में रिसेशन भी है। तो हमारे इंडिया की जो बेहतर कंडीशन है, उस बेहतर कंडीशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। हमारे इंडिया में एक्चुअली चल क्या रहा है? हमारे इस इंडिया में चल रहा है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। What is stagflation? Stagflation मतलब मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हम, मुद्रास्फीति जनित मंदी, stagflation। अब what is stagflation? Stagflation is a situation जहां पर तीन कंडीशन साथ में मौजूद हो। अब वो तीन कंडीशन कौन सी है? भाई अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार में इन्फ्लेशन भी हो, यानी ओवरऑल सेक्टर्स में महंगाई चल रही हो, लेकिन वहीं पर कुछ सेक्टर्स में रिसेशन यानी मंदी भी हो, और भारत में या फिर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही हो। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। अब इंडिया की बात करो, इंडिया में इन्फ्लेशन भी है, इंडिया में रिसेशन भी है, और भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारे नाम के साथ जुड़ गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, डन। तो ये थी आपकी सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। दो बची थी, हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा दिया। इसे लिख लो, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं। इसे लिख लो, देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम डिस्कस करते हैं। इसे लिख लो, फिर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। हाँ, लास्ट चार्ट में लास्ट में ऐड कर लो दोनों पॉइंट्स। हो गया, डन बच्चा? डन, परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रकार। यानी अभी हमने टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में
कितनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या कितनी सिचुएशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगी, आपको खुद ही बनाने होंगे। क्लास में जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट्स के फॉर्म पे लिखो। जो क्लास नोट्स है वो ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन इसके अलावा आपको नोट्स अलग से कोई नहीं मिलेगा। देखो, मैं नोट्स नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो आउटडेटेड है एंड उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हें देने का। सॉरी। ठीक है, स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कोई लिखेगा नहीं, साथ में पहले समझोगे, फिर उसके बाद में लिखने का टाइम दूंगी, आराम से लिखते रहना, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहला है हमारे लिए क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं रेंगती हुई महंगाई। क्रीपिंग यानी रेंगती हुई महंगाई। दूसरे को हम कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग यानी चलती हुई महंगाई। तीसरे को हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन यानी भागती हुई महंगाई, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा या चौथा है इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग बढ़ोतरी महंगाई, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग बढ़ोतरी। बढ़ोतरी की स्पेलिंग क्या होती है? आई थिंक यही होती है, मांग बढ़ोतरी महंगाई, ठीक है। फिर पांचवा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं मूल्य बढ़ोतरी महंगाई। कॉस्ट पुश यानी मूल्य बढ़ोतरी महंगाई, ठीक है। सिक्स्थ है हमारे लिए दैट इज बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब होता है हिंदी में टोंटी महंगाई। सारे टर्म्स अभी मैं आपको समझाऊंगी। टोंटी महंगाई, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर होगा कोर इन्फ्लेशन, हिंदी में भी इसे हम कोर ही कहते हैं। और है हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी शीर्षक महंगाई, ठीक है। इन सारे इन्फ्लेशन को हमें यहां पर डिस्कस करना है एक एक करके, ठीक है। डन, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट इज, यहां पर तीन देखो, तीन यहां पर मैंने चीजें लिखी हैं, क्रीपिंग, गैलोपिंग और हाइपर, यानी रेंगना, भागना और चलना। क्रीपिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी जब इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे करके बाजार में आ रही है, बहुत स्लो मूविंग इन्फ्लेशन बाजार में आ रही है, धीरे धीरे करके बाजार में महंगाई आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी चलती हुई महंगाई, यानी थोड़ा तेजी से बाजार पे इन्फ्लेशन आ रहा है, तो दैट इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी अभी डिटेल में बताया है, यानी भागती हुई, लिमिट से ज्यादा बाजार में महंगाई हो, यानी बहुत स्लो मूविंग है, धीरे धीरे है, तो दैट इज क्रीपिंग, ठीक है। अगर हम बातें हैं थोड़ा ज्यादा है, वेरी हाई इन्फ्लेशन है बाजार में, ठीक है, ज्यादा रेट से मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो गैलोपिंग। और हाइपर यानी फास्ट एंड एक्सीलरेटिंग, फास्ट एंड एक्सीलरेटिंग यानी रुकी नहीं रही है भाई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। जब हम क्रीपिंग की बात करते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब 5% और बिलो, या फिर आप 3% के आसपास कह सकते हो, यानी जब बिलो 5% बाजार में महंगाई हो, ठीक है। एक्चुअली क्रीपिंग इन्फ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यूजफुल इन्फ्लेशन होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसा इन्फ्लेशन होता है बच्चे?
यूजफुल इन्फ्लेशन होता है। वाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज यूजफुल इन्फ्लेशन? तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यूजफुल इन्फ्लेशन होता है क्योंकि ये एक्चुअली हमें डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, भारत को किसकी तरफ? विकास की तरफ ले जाता है, ठीक है। इसीलिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक्चुअली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, भारत को विकास में मदद करेगा, इसलिए क्रीपिंग हर अर्थव्यवस्था के लिए यूजफुल होता है। बट गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन, ये दोनों इन्फ्लेशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल इन्फ्लेशन होते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन ऐसे इन्फ्लेशन होते हैं जिसको जनता अफोर्ड नहीं कर पाती। अब जनता अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है तो काहे का डेवलपमेंट? तो क्रीपिंग क्योंकि जनता अफोर्ड कर पाती है तो यूजफुल होता है, लेकिन गैलोपिंग और हाइपर जनता अफोर्ड ही नहीं कर पाती, 90% ऐसे अर्थव्यवस्था में लोग हो जाते हैं तो जो इन इन्फ्लेशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, और दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्मफुल इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वर्ड देखो, एक जगह लिखा है डिमांड पुल, एक जगह लिखा है कॉस्ट पुश। पुल एंड पुश तो पता ही है तुम लोग को। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई आने का मेन कारण है बाजार में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड यानी कुल मांग, ठीक है। जब महंगाई आने का मेन कारण है बाजार की कुल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण चीजें महंगी हो रही हैं, उस कारण हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। ओके, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई आने का मेन कारण है बाजार की फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है चीजों को बनाने की कीमतें। भाई ऑब्वियसली अगर चीजें बनेंगी महंगी तो बिकेंगी महंगी, सब जानते हैं ना। चीजें अगर बनेंगी महंगी तो चीजें बिकेंगी महंगी। कोई चीज 10 की बन रही है, बाजार में 20 की बिक रही है, अगर वो 15 की बनेगी तो वो बाजार में ऑब्वियसली 25 की बिकेगी, है ना। भाई लेबर महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, यानी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, अगर ये महंगा हो रहा है तो बाजार में चीजें महंगी बन रही है, महंगी बन रही है तो महंगी बिक रही है। इस कंडीशन में जो हमारी इकोनॉमी में महंगाई आएगी, उस महंगाई को हम क्या कहेंगे? उस महंगाई को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जानेंगे। यानी यहाँ पर मेन चीज होती है कारक लागत बढ़ती है, कारक लागत यानी चीजों को बनाने की कीमतें, इन इंग्लिश इट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है? टोंटी महंगाई क्या होती है? बॉटलनेक इन्फ्लेशन यानी जब एग्रीगेट सप्लाई गिरने के कारण बाजार में चीजें महंगी हो रही हैं। देखो ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जिस हाथ में पेन है ये है डिमांड और ये है सप्लाई। सुनो ध्यान से, अभी बैलेंस है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? इसमें डिमांड है, इसमें सप्लाई है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? सप्लाई अपनी जगह स्थिर थी, सप्लाई नहीं था कुछ, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। अब डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गया, चीजें महंगी हो गई, तो बाजार में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया। अब सोचो टोंटी महंगाई, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है? आपके पास डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड अपनी जगह स्थिर है, जहां है वहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ कंडीशन, कुछ रीजंस की वजह से ये जो सप्लाई है इसकी कमी होने लगी। अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड वहीं पर है, लेकिन सप्लाई गिरने के कारण गैप क्रिएट हुआ, जिसके कारण डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, इसके कारण चीजें महंगी हो गई, तो उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी यहां पर होता क्या है? यहां पर एग्रीगेट सप्लाई यानी बाजार में कुल सप्लाई, इसमें कमी आने लगती है। अब कुल सप्लाई में कमी कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल क्रॉप फेलियर हो गया,
फसल खराब हो गई, कुछ भी कंडीशन हुई, फ्लड आया, फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई, सप्लाई की कमी हो गई, सप्लाई की कमी हो गई तो चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी कारण अगर मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई तेजी से गिर रहा है लेकिन डिमांड अपनी जगह स्थिर है, तो डिमांड वही है, सप्लाई गिरने के कारण महंगाई आ रही है, तो दैट इज बॉटल नेक इन्फ्लेशन। और वहीं पर देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या कह रहा था कि आपकी सप्लाई अपनी जगह है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई वहीं पर है, तो यहां पर आएगा डिमांड पुल। और टोंटी महंगाई में डिमांड वही है, सप्लाई गिर रही है, तो यहां पर चीजें महंगी होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, यानी टोंटी महंगाई के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज कोर एंड व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। भाई जब हम इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म के लिए निकाल रहे हैं, यानी लंबे समय के लिए निकाल रहे हैं, और जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन निकालते हैं तो वो चीजें जिसकी कीमतें रोजाना बदल रही हैं, जैसे कि फूड आर्टिकल्स और जैसे कि एनर्जी, जैसे पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, फूड आर्टिकल्स और एनर्जी दोनों को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन निकाला जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कोर इन्फ्लेशन के नाम से जानेंगे। कोर इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, लंबे समय के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। और याद रखिएगा, जब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो जो फूड आर्टिकल्स और एनर्जी वगैरह है दोनों को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कोर इन्फ्लेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी जब इन्फ्लेशन को हम शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करें, यानी छोटे समय के लिए कैलकुलेट करें। अब शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सबको इंक्लूड करा जा रहा है, फूड आर्टिकल्स को, एनर्जी को, सबको इंक्लूड करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हेडलाइन यानी शीर्षक महंगाई के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको 8 प्रकार के इन्फ्लेशन पढ़ाए। पहला क्या है, क्रीपिंग यानी रेंगती हुई, स्लो मूविंग इन्फ्लेशन है, 5% से बिलो मार्केट में महंगाई आ रही है। गैलोपिंग वेरी हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तेजी से बाजार में इन्फ्लेशन आ रही है। हाइपर फास्ट एंड एक्सिलरेटिंग, डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। डिमांड पुल यानी सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण बाजार में चीजें महंगी हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मांग बढ़ोतरी महंगाई यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी जब हमारी इकोनॉमी में अब की बार डिमांड अपनी जगह कांस्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड वहीं पर है लेकिन सप्लाई तेजी से गिर रही है, जिसके कारण चीजें महंगी हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बॉटल नेक इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कारक लागत बढ़ने के कारण महंगाई आती है, यानी चीजों को बनाने की कीमतें महंगी हो रही है, जिसके कारण उसको बेचने की कीमतें भी महंगी होती है। कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 साल का इन्फ्लेशन एक साथ निकाला जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन को एक साथ निकाला जा रहा है और इसीलिए उसमें फूड आर्टिकल और एनर्जी इन दोनों को हटाकर एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन निकाला जा रहा है, उसे हम कोर कहेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी जब इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है और सबको इंक्लूड करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी शीर्षक महंगाई के नाम से जानेंगे। ठीक है, डन, इतना समझ में आया, लिख लो। मैम व्हाई वी एक्सक्लूड फूड एंड एनर्जी आर्टिकल, बिकॉज ये कीमतें रोजाना बदलती हैं और इसीलिए लॉन्ग टर्म में इनको लेना फीसिबल नहीं होता है। ठीक है, लो लिखो, से सबके सब लिखो।
लिखो लिखो। मैम प्लीज डिफाइन मी फी। फी वन अगेन, फी मतलब व्हाट इज फी? ओ, कौन आया है ये? खाना पानी अब ये चलो ठीक है। कल छुट्टी रखूं या कल पढ़ोगे? कल छुट्टी रखूं या कल पढ़ोगे? बोलो। मैम आपका यूट्यूब चैनल बताना। आफरीन नस्बत बच्चे, मेरे नाम से ही चैनल है। कल छुट्टी रखती हूँ। कल क्या करोगे पढ़ के? सैटरडे है ना, कल आराम करो, मंडे को पढ़ाओगे, है ना? ठीक है, हो गया, लिख लिया। संडे को स्पेशल नहीं बच्चे, मंडे को एक्चुअली मैं अपने चैनल पे मंडे को यूट्यूब पे मैराथन लूंगी, करीब 3-4 घंटे का, साल भर के करंट अफेयर का, 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, उसका मैराथन मंडे को चलेगा मेरे चैनल पे। तो फिर मुझे उसकी तैयारी करनी है संडे को, ठीक है? मंडे को तुम लोग भी वो सेशन अटेंड कर सकते हो। मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन चलेगा 3-4 घंटे का, जिसमें 2021 के हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल आने वाला है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डन। ओके, परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को निकालने के तरीके। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को निकालने के तरीके। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। एक को हम क्या कहते हैं? होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, सॉरी, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब यहां पर
इन दोनों तरीके को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। ठीक है, तो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है। कभी भी प्रोडक्ट होलसेल पर आता है, कभी भी प्रोडक्ट होलसेल पर आता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजों को पार करके वो चीज हम कस्टमर के हाथों में पहुंचती है। जैसे कि होलसेल के बाद यही चीज है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर, फिर यही चीज मार्केट में रिटेलर या फिर आप कह सकते हो एजेंट, फिर आती है रिटेलर के पास और फिर आती है हम कस्टमर के पास। यानी होलसेल के बाद देखो कितने स्टेप हो गए। होलसेल के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ले गया, फिर एजेंट ले गया, फिर उसके बाद रिटेलर ले गया और फिर फाइनली हम कस्टमर के हाथों में पहुंचती है। लेकिन जब रिटेल में कोई भी चीज आती है तो देयर इज ओनली वन स्टेप जो कि हम कस्टमर का होता है। और इसीलिए होलसेल रेट और रिटेल रेट को हम जब भी आपस में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं रिटेल हमेशा ज्यादा होता है और होलसेल हमेशा कम होता है ना। रिटेल हमेशा ज्यादा और होलसेल कम होने की वजह है क्योंकि रिटेल में बहुत सारे स्टेजेस का प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ चुका होता है, लेकिन होलसेल में बहुत सारे स्टेजेस का प्रॉफिट नहीं जुड़ा होता। इसलिए कंपैरिजन में होलसेल रेट हमेशा कम होती है और रिटेल हमेशा ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, जब हम चीजों की कीमतों को या चीजों में इन्फ्लेशन को निकालने के लिए चीजों की होलसेल रेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तरीका हमारे लिए क्या होगा, WPI का तरीका होगा। यानी महंगाई को निकालने के लिए हम कौन सी कीमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, होलसेल प्राइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तरीका हमारे लिए क्या होगा, WPI का तरीका होगा। जब महंगाई को निकालने के लिए चीजों की रिटेल कीमतें इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये तरीका हमारे लिए क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तरीका होगा। यानी WPI में हम होलसेल रेट इस्तेमाल कर रहे हैं और CPI में हम रिटेल रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन थी। अच्छा, इन्फ्लेशन को निकालने का तरीका क्या होता है, इन्फ्लेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चे, इन्फ्लेशन को निकालने का वही सेम फॉर्मूला होता है जो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस निकालने का फॉर्मूला होता है। इन्फ्लेशन में हम चेक क्या करते हैं, यही चेक कर रहे हैं ना, चीजों की कीमतों में कितनी बढ़त हुई। हम क्या चेक कर रहे हैं, चीजों की कीमतों में कितनी बढ़त हुई, यही तो चेक कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को निकालने के लिए, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। अब थोड़ा चेंज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए तरीका होता है AP1 यानी एग्रीगेट प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। यानी जिस साल को आपको निकालना है, जिस साल का आपको इन्फ्लेशन निकालना है उस साल की कुल कीमतें, एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर। यानी जिस साल का आपको महंगाई निकालनी है उस साल जो वस्तुएं हैं उनकी कुल कीमतें माइनस AP0। AP0 मतलब होता है एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर। यानी जिस वर्ष से आपको महंगाई निकालनी है, यानी मान लो पिछले वर्ष से या उससे पिछले वर्ष से, जिस वर्ष से आपको महंगाई निकालनी है उस वर्ष की कुल कीमतें अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू करेंगे 100। ये है आपके लिए इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला WPI में इस्तेमाल है, यही सेम फॉर्मूला CPI में इस्तेमाल है। फर्क ये है, अगर एग्रीगेट प्राइस यानी कुल कीमतों की जगह चीजों की हमने होलसेल रेट रखी, एग्रीगेट प्राइस यानी कुल कीमतों की जगह क्या रखी, चीजों की
होलसेल रेट को ऐड करके लिखा तो ये फॉर्मूला WPI का बन जाएगा। और अगर एग्रीगेट प्राइस की जगह, चीजों की कुल कीमतों की जगह चीजों में हमने रिटेल यानी उपभोक्ता वाली वस्तुएं या फिर रिटेल कीमतें ऐड करके लिखी है तो यही तरीका किसका हो जाएगा, CPI का तरीका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई आप मुझसे यहाँ ये भी तो पूछ सकते हो कि मैं बाजार में तो हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों प्रोडक्ट है तो कितने प्रोडक्ट्स की कुल कीमतों को लेकर इन्फ्लेशन निकाला जाएगा, यानी टोटल कमोडिटीज कितनी है WPI में, फिलहाल कितनी टोटल कमोडिटीज को लेकर इन्फ्लेशन को निकाला जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं WPI में टोटल कमोडिटीज कितनी होती है, टोटल कितनी कुल वस्तुओं को लेकर इन्फ्लेशन निकाला जा रहा है, हम कितनी वस्तुओं की कुल कीमतें रख कर इन्फ्लेशन निकालेंगे। तो याद रखिएगा टोटल कमोडिटीज यूज्ड इन WPI वो होती है 697 टोटल कमोडिटीज होती है WPI में, और इसका बेस ईयर यानी आधार वर्ष होता है 2011 से 2012। यानी समझो, अगर मुझे WPI का इन्फ्लेशन निकालना है, अगर मुझे WPI का इन्फ्लेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, AP1 की जगह 697 चीजों की होलसेल रेट जो इस साल बाजार में चल रही है उसे ऐड करके AP1 की जगह लिखूंगी, माइनस करूंगी वही 697 चीजों की होलसेल रेट जो 2011 से 12 में चल रही थी उसे ऐड करके मैं AP0 की जगह लिखूंगी। यानी AP0 की जगह 697 वस्तुओं की होलसेल रेट जो 2011 से 12 में चल रही थी उसे ऐड करके AP0 की जगह लिखा जाएगा। AP1 की जगह 697 चीजों की होलसेल रेट जो करंट ईयर यानी जिस साल का तुम इन्फ्लेशन निकाल रहे हो उसको ऐड करके AP1 की जगह लिखेंगे। इसी वैल्यू को यहां पर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो परसेंटेज बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, WPI का तरीका, उसे हम क्या कहेंगे, WPI का तरीका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है CPI का तरीका। अब CPI के तरीके में सबसे पहले कितनी टोटल कमोडिटीज ली जाएंगी। CPI के तरीके में अगर हम बात करते हैं टोटल कमोडिटीज तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग एरिया से लिए जाते हैं, रूरल यानी गांव के एरिया से लिए जाते हैं 446 प्रोडक्ट, और अर्बन एरिया यानी शहर के एरिया से लिए जाते हैं 460 प्रोडक्ट्स। बात करते हैं इसका बेस ईयर क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2018। यानी क्वेश्चन आपसे कभी भी इन्फ्लेशन को निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन बस इतना पूछा जाएगा कितने प्रोडक्ट्स को WPI में लेकर इन्फ्लेशन निकाला जाता है। आंसर दो, कितने प्रोडक्ट WPI में यूज होते हैं, फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं, अभी 697 है, बताओ कितने प्रोडक्ट्स WPI में इस्तेमाल होते हैं, जल्दी से बोलो। 697, क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रोडक्ट्स WPI में इस्तेमाल होते हैं, 697। CPI में कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो दो अलग अलग रेट है, रूरल यानी गांव के एरिया से 446 और अर्बन यानी शहर के एरिया से 460 प्रोडक्ट। WPI का बेस ईयर क्या है, WPI का बेस ईयर है 2011 से 12। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, CPI का बेस ईयर है 2018। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये पूछा जाए हमारे इंडिया में कौन से रेट से इन्फ्लेशन निकाला जाता है, भारत में कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, तो इंडिया में याद रखिएगा CPI के तरीके से इन्फ्लेशन को निकाला जाता है, और इसीलिए इंडिया में CPI को ही हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। हम इन्फ्लेशन इंडिया में शॉर्ट टर्म के लिए निकालते हैं, छोटे समय के लिए निकालते हैं और सबको इंक्लूड करके निकालते हैं ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन
यानी इंडिया में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कौन सा है, सीपीआई। बाय, क्योंकि इंडिया में सीपीआई के तरीके से इन्फ्लेशन निकाला जाता है। याद रखिएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSSO, या सॉरी NSO, नॉट SSO, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। एंड बाय विच मेथड, तो बाय सीपीआई का तरीका। ठीक है, डन। तो इसे लिखो, लिख के खत्म करो बच्चे, लिखो, लिख के खत्म करो स्टूडेंट्स। पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन है? मार्केटिंग के बारे में इनको भी नहीं पढ़ाया जाता। मार्केटिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक। डन। डन बच्चे, ओके, लो इसे लिख लो। मैम बेस ईयर बेटा सरकार ही डिसाइड करता है, हमें नहीं पता कि किस अकॉर्डिंग करता है, वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, डन बच्चे। तो ये थी आज की क्लास। चलो आज की क्लास बस हम इतनी ही रखते हैं, फिनिश करते हैं आज की क्लास। पहले बताओ आज की क्लास में समझ में आया सबको? मैम वी कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया सेपरेटली इन सीपीआई, सीपीआई के तरीके से। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं होता है। अच्छा, समझ में आया आज की क्लास? साइड हो जाते हो। चलो तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मंडे को मिलती हूँ। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है भाई, खुश रहो, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।